रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिनों के भारत दौरे पर आ रहे हैं और इसलिए पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली पर टिकी हुई हैं। इसकी 2 वजहें हैं। पहला, राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में 23वें भारत रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और दूसरा, कल यानी 2 दिसंबर को राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात अमेरिका के विदेश विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से हुई है और यूक्रेन युद्ध को लेकर इन सब के बीच में 4 घंटे से भी ज्यादा देर तक यह बैठक चलती रही। यह बहुत बड़ी घटना है। हालांकि इस बैठक में कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन भारत आने से ठीक पहले रशिया के राष्ट्रपति पुतिन का अमेरिका के इस डेलीगेशन के साथ 4 से 5 घंटे तक लगातार बैठकर बात करना अपने आप में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन कई बार यूक्रेन में शांति समझौते को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से भी बातचीत कर चुके हैं और संभव है कि इस बार भी पुतिन अपनी बातचीत की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को देंगे जब वो यहां पर आएंगे और वो प्रधानमंत्री मोदी को भरोसे में रखें। भारत और रशिया का जो ये वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है, इस पर भी पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई है। यह शिखर सम्मेलन वर्ष में एक बार होता है, हर साल होता है एक बार, और ये पिछले साल रशिया में हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने के लिए रशिया गए थे और इस साल ये भारत में हो रहा है और राष्ट्रपति पुतिन इसमें शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। ये दोनों देशों के बीच बातचीत होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत और रशिया के रिश्तों का एक नया अध्याय शुरू हुआ है और इसकी सबसे खास वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की जो आपसी दोस्ती है और उनकी पर्सनल केमिस्ट्री जबरदस्त है। पिछले 11 वर्षों में मोदी और पुतिन 20 से ज्यादा बार मिल चुके हैं और इस समय आप उनकी मुलाकातों की ये 10 तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इसमें आप ये देख पाएंगे साल अलग अलग हैं, मौके अलग अलग हैं, मिलने की जगह अलग अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है और वो है दोस्ती का भाव, पर्सनल केमिस्ट्री, आपसी रिश्तों की गर्मजोशी। ये आपको हर तस्वीर में ऐसी ही नजर आएगी जैसी 2014 में थी, वैसी ही 2025 में भी है। राष्ट्रपति पुतिन के इस भारत दौरे को हम 2 पॉइंट्स में आपके लिए डिकोड करते हैं। तो इसे हमने 2 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा है डील का, यानी जो समझौते होंगे, सामान से जो संबंधित समझौते हैं, हम क्या क्या सामान एक दूसरे को दे सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और दूसरा है डिप्लोमेसी, यानी प्रभाव। तो इसलिए पहला हिस्सा होगा सामान, दूसरा होगा प्रभाव। और इसमें हम आपको बताएंगे कि हम रशिया को क्या दे सकते हैं, कौन कौन सा सामान दे सकते हैं और रशिया हमें क्या दे सकता है। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या सामान हम एक दूसरे को दे सकते हैं। तो डील वाले हिस्से में 4 बड़े मुद्दे हैं। पहला, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और सुखोई 57 फाइटर जेट। S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार काम किया था और भारत की हवाई सीमा की रक्षा की थी। भारत S-400 से बहुत खुश है और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स और अमेरिका की एक और एजेंसी ब्लूमबर्ग का यह दावा है कि भारत और रशिया के बीच S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर इस बार बात होगी। ये जो S-500 है, ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का ही एक नया और आधुनिक मॉडल है और ये करीब 600 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है, जबकि S-400 की रेंज 400 किलोमीटर तक है। तो S-400 की बात हो गई, S-500 की बात हो गई। इसके बाद सुखोई 57 फाइटर जेट है जो 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और रशिया भारत में ही सुखोई 57 को बनाने और इसकी पूरी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले आप इस पर रशिया के प्रवक्ता का बयान सुनिए।
best plane in the world. Yes, it's not over-exaggeration. It's the best plane in the world. And the issue of Su-57s certainly will be on the agenda during the coming visit. This issue is highly on the agenda, and I have no doubt it will be discussed during the visit. President Putin is coming with a very wide delegation. We will have certain members of delegation that will be able to discuss this issue in details. दूसरा पॉइंट यह है कि डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें रशिया की मदद जरूर चाहिए होगी। जैसा कि आप जानते हैं, डिफेंस के मामले में, हथियारों के मामले में भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना खुद का फाइटर जेट बनाएं, अपने हथियार बनाएं, और न सिर्फ अपने लिए बनाएं बल्कि दूसरे देशों को भी अब हम हथियार बेचें। तो भारत और रशिया मिलकर इससे पहले ब्रह्मोस मिसाइल बना चुके हैं, उसका निर्माण कर चुके हैं, और ब्रह्मोस एक बहुत ही सफल मिसाइल है। और रशिया से लाइसेंस लेकर अब हमारे ही देश में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और T-90 टैंक जैसे नए हथियार बन रहे हैं। तो हम फाइटर जेट भी बना रहे हैं, टैंक भी बना रहे हैं, मिसाइल्स भी बना रहे हैं रशिया के साथ मिलकर। और रशिया की मदद से ही भारत में पहली बार दुनिया का सबसे सस्ता यात्री विमान भी बनाया जाएगा। इसका नाम है SJ-100, यानी भारत पहली बार अपना खुद का एक यात्री सिविलियन विमान भी बनाएगा। और तीसरी बात यह कि रशिया से हम सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीद रहे हैं। नवंबर में हमने रशिया से औसतन 18 लाख बैरल कच्चा तेल हर दिन खरीदा है, नवंबर के महीने में, और हमें यह तेल लगभग 350 रुपए प्रति बैरल सस्ता मिलता है दुनिया के रेट से। तो हम रशिया से कच्चा तेल भी खरीद रहे हैं। और चौथा, भारत और रशिया के बीच एक सैन्य समझौता भी हो सकता है जिसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, और इसमें दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर पाएंगी। और इस समझौते के बाद भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसका अमेरिका और रशिया दोनों के साथ ही मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करने का एक समझौता होगा। तो ये तो हमने आपको वो बताया कि भारत और रशिया एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, रशिया हमें क्या दे सकता है। अब आप बात करते हैं डिप्लोमेसी यानी प्रभाव की। इस समय दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। पहला है अमेरिका और यूरोपीय देशों की टीम, और दूसरा है चीन, रशिया और उसके सहयोगी देशों की टीम। तो ये दो धुरियां हैं। एक सुपर पावर है अमेरिका, दूसरा सुपर पावर है चीन, और चीन की टीम में रशिया भी है, जैसा कि आप जानते हैं। अब राष्ट्रपति पुतिन का प्रभाव चीन और उसके अलाइज में बहुत मजबूत है। चीन और उसके सहयोगी जो देश हैं, चीन के जो दोस्त देश हैं, वहां पर पुतिन का प्रभाव काफी मजबूत है। यानी राष्ट्रपति पुतिन चीन के साथ और उस खेमे में भारत के संबंधों में तनावों को कम करवा सकते हैं। जब भी हमें उस खेमे की जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्रपति पुतिन एक ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह काम कर सकते हैं। और इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों में बहुत अच्छी पहुंच रखते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी G20 में भी शामिल हैं, ब्रिक्स में भी उनका रोल बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। और यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए पुतिन को एक ऐसा ही ग्लोबल लीडर चाहिए जिस पर उन्हें भी भरोसा हो, और जो रशिया का पक्ष पश्चिमी देशों तक बहुत प्रभावशाली रूप में पहुंचा सके। और ऐसा एक ही ग्लोबल लीडर है, और वो है प्रधानमंत्री मोदी। और प्रधानमंत्री मोदी रशिया की मदद करके यूक्रेन युद्ध को रोकने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। रशिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे पश्चिमी देशों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी दोस्ती का इस्तेमाल अमेरिका पर दबाव डालने के लिए भी कर सकते हैं। आपको याद होगा, इसी साल SCO समिट में प्रधानमंत्री मोदी, व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मिलने की जो तस्वीरें थीं, इन तस्वीरों को देखकर डोनाल्ड ट्रंप काफी असहज हो गए थे, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की दोस्ती से ट्रंप पर दबाव बढ़ सकता है। आजकल दो देशों के बीच की दोस्ती का मतलब भी यही होता है कि आप एक दूसरे के कितने काम आ सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने कल एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने भारत को
अपना एक गहरा दोस्त, अपना प्रमुख साझेदार बताया है। With the needs of domestic businesses in mind, we will continue to fulfill our obligations before the international contractors and develop ties with those countries that are interested in this. And such countries that are pragmatic and rational and reasonable, they are in majority. Over the last 3 years, we enhanced the volume of trade with them. I mean our key partners, first of all, China, India. With them, we have enjoyed many years of friendship and strategic cooperation. 75 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी और 73 वर्ष के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दोनों की उम्र लगभग बराबर है और इनकी मुलाकात की तस्वीरों में आप इनकी बॉडी लैंग्वेज पर अगर ध्यान देंगे, इनकी पर्सनल केमिस्ट्री पर अगर आप ध्यान देंगे, तो इस पार्टनरशिप में औपचारिकता कम और एक मजबूत दोस्ती ज्यादा दिखाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 11 वर्षों से लगातार भारत के प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए हैं और राष्ट्रपति पुतिन पिछले 25 वर्षों से रशिया के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री बने हुए हैं। यानी ये दोनों नेता लंबे समय से सत्ता में रहे हैं। ये दोनों ही नेता अपने अपने देशों में एक राजनीतिक स्थिरता लेकर आए हैं और यही स्थिरता इनके आपसी रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बनाती है। देखिए, जब दो देशों के जो नेता होते हैं वो बिल्कुल स्थिर होते हैं। किसी भी देश में जब बार बार सरकार में बदलाव नहीं होता तो जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसमें एक स्थायित्व आता है, उसमें एक स्टेबिलिटी आती है और यही आप इन दोनों देशों के नेताओं के बीच में देख पाएंगे। ये एक स्टेबिलिटी आपको दिखाई देती है, एक स्थायित्व दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन दोनों के फैसलों में राष्ट्रहित पहले होता है और ये दोनों ही नेता इस बात के लिए जाने जाते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव की कभी परवाह नहीं करते, अपने देश के बारे में पहले सोचते हैं और दोस्त की सबसे बड़ी पहचान मुश्किल समय में होती है। यूक्रेन युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भारत रशिया से तेल खरीद रहा है और इसी तरह से रशिया हमारे साथ तमाम सैंक्शंस के बावजूद, तमाम चीजों के बावजूद लगातार टेक्नोलॉजी शेयर करता रहा है, चाहे वो डिफेंस की टेक्नोलॉजी हो, एनर्जी हो या फिर कोई और रणनीतिक प्रोजेक्ट हो। दुनिया के बड़े बड़े नेता जब भी कोई बयान देते हैं तो उसमें एक दूसरे की तारीफ बहुत कम होती है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन कई बार प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर तारीफ कर चुके हैं और उन्हें रशिया का सबसे करीबी दोस्त भी वो मानते हैं। भारत और रशिया दुनिया के शक्ति संतुलन में भी एक बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं। अब देखिए दोनों देश क्या क्या कर सकते हैं। भारत की सेना पूरी दुनिया में चौथे नंबर की सबसे बड़ी सेना है और रशिया की सेना पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है। भारत की जीडीपी 351 लाख करोड़ रुपए की है, जबकि रशिया की जीडीपी 215 लाख करोड़ रुपए के आसपास की है। तो ये दोनों की जीडीपी का साइज है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथे नंबर पर है, जबकि रशिया की अर्थव्यवस्था 9वें नंबर पर है। अब दोनों के बीच में एक तुलना भी देख लीजिए। भारत का क्षेत्रफल है करीब 32 लाख वर्ग किलोमीटर, जबकि रशिया का क्षेत्रफल है 170 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आप देख लीजिए कि भारत से रशिया क्षेत्रफल के मामले में कितना बड़ा है, कहां 32 लाख और कहां 170 लाख स्क्वायर किलोमीटर। भारत की जनसंख्या है 146 करोड़ और भारत जनसंख्या के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है, लेकिन रशिया की जनसंख्या है सिर्फ 14.5 करोड़। तो जनसंख्या के मामले में रशिया हमसे बहुत ही कम है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन इस दौरे पर अपनी एक स्पेशल कार लेकर आएंगे और उसका नाम है औरस सेनाट। इसे रशिया की ही एक कंपनी औरस मोटर्स ने बनाया है और ऐसा बताया जाता है कि इस बुलेट प्रूफ कार पर गोलियों और बम धमाकों का कोई असर नहीं होता। सिर्फ 6 सेकंड में यह कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड बताई जाती है लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा। यह एक चलते फिरते किले की तरह है, इतनी सुरक्षित कार मानी जाती है और इस कार में एक मिनी कमांड सेंटर भी है जिसमें राष्ट्रपति पुतिन वहीं पर बैठे बैठे अपनी सेना को कोई भी आदेश दे सकते हैं। यानी यह कार रशिया की सेना के हेडक्वार्टर से कनेक्टेड रहती है
और इसे रशिया की सबसे शानदार और सुरक्षित कारों में से एक माना जाता है, जिसकी तुलना रोल्स रॉयस और बेंटली जैसी लग्जरी गाड़ियों से होती है। आपको याद होगा जब चीन में एससीओ समिट हुआ था, उस दौरान भी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी ही गाड़ी में बैठकर करीब 45 मिनट तक बातचीत की थी। यानी जब राष्ट्रपति पुतिन चीन गए थे एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए, तब उनकी यही गाड़ी वहां भी गई थी और इसी गाड़ी में बैठकर इन दोनों नेताओं की बातचीत हुई थी। वर्ष 2024 में राष्ट्रपति पुतिन ने इसी मॉडल की एक कार उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन को भी तोहफे में दी थी। और वर्ष 2018 से पहले तक पुतिन विदेशी गाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि अब वो सिर्फ मेड इन रशिया गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और वो दुनिया के उन गिने चुने राष्ट्र प्रमुखों में से एक हैं जिनके पास अपना खुद का स्वदेशी स्पेशल एयरक्राफ्ट है, जिसे रशिया की ही एक कंपनी इल्यूशन ने बनाया है। तो आज राष्ट्रपति पुतिन की जो अच्छी बात है वो ये है कि वो स्वदेशी में विश्वास रखते हैं। जिस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं वो मेड इन रशिया कार है और जिस हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं वो भी मेड इन रशिया हवाई जहाज है। और जिस कंपनी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं जो उनके हवाई जहाज का निर्माण करती है, ये कंपनी रशिया में यात्री विमान बनाती है और राष्ट्रपति पुतिन के लिए इस विमान में बेडरूम से लेकर बाथरूम के साथ साथ एक पूरा ऑफिस है, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन अपनी सेना को लगातार कोई आदेश दे सकते हैं, उनसे कनेक्टेड रहते हैं और इसीलिए इस विमान को फ्लाइंग क्रेमलिन कहा जाता है। यानी ये उनका उड़ता हुआ चलता फिरता एक पूरा दफ्तर है। इसमें वो मीटिंग भी करते हैं, अपने दफ्तर के सारे काम भी करते हैं। इसमें कमांड सेंटर भी है, सारे अहम फैसले वो यहाँ ले सकते हैं इसी हवाई जहाज से। और जब वो इस हवाई जहाज में उड़ते हैं तो वो कभी लगातार अपने देश से, अपनी टीम से लगातार संपर्क में रहते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन दोनों ही कूटनीति के चैंपियन कहे जाते हैं, दोनों ही बहुत अनुभवी हैं। यहां आप एक चीज देखिए, एक की उम्र है 73 वर्ष, दूसरे की उम्र है 75 वर्ष। और राजनीति में जो अनुभव होता है वो बहुत अहम होता है। हम राजनीति में भी अक्सर ये बात कहते हैं कि कौन सा नेता कितना युवा है, और आजकल युवाओं की बड़ी बात होती है, नए फ्रेश ब्लड की बड़ी बात होती है कि नया खून हमें चाहिए, नया नेतृत्व चाहिए, युवाओं को नेतृत्व देना चाहिए, जेन जी की बात की जाती है। लेकिन सोचिए, ये दो दुनिया के सबसे बड़े देश के जो राष्ट्रपति हैं, एक 73 वर्ष का है और प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष के हैं, और इनका अनुभव कितना काम आता है यहां आप देख सकते हैं।